बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। इस चैनल पर हम फिजिक्स के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और फिलहाल हम क्लास 12th के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 12th की आपकी जो फर्स्ट बुक है, पहली बुक, इसके 2 चैप्टर्स को हमने टॉपिक वाइज पूरा डिस्कशन किया हुआ है। और टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेस हैं, जो डिस्कशंस हैं, वो आपको इस चैनल के पेज पर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप जा करके वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, अपने डाउट को आप जो है क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको उस टॉपिक में बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप जो है समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से हमने स्टार्ट किया हर एक टॉपिक को। और हमने फोकस किया है डेरिवेशन पर, और डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आता है उस पर भी फोकस किया हमने। जो डेरिवेशन है उसको कैसे आसान बनाया जाए, ये हमने पूरा वीडियो में, हमारा टारगेट यही रहा है कि कैसे डेरिवेशन को आसान बनाया जाए, क्योंकि सब कुछ डेरिवेशन पर भी डिपेंड करता है फिजिक्स में। अगर डेरिवेशन आपको आ गया कैसे चीज़ों को डिराइव करना है, तो आप जो है बिल्कुल फिजिक्स के मास्टर हो जाओगे। और कोई भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में होता है वो आपको जो है रुकेगा, कहीं अटकेगा नहीं, कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रह जाएगा। एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपका जो है फिजिक्स में डेवलप होगा। तो हमारा ये पर्पज़ है कि आपको डेरिवेशन आसान किया जाए आपके लिए, कैसे डेरिवेशन के लिए अप्रोच करना है, और फिर जो फार्मूला आता है उसको कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में भी और क्वेश्चंस में भी। ये चीज़ हमने बहुत बारीकी से समझाया हर एक वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम क्लास 12th की, आपकी जो क्लास 12th की फिजिक्स है, इसमें 3rd चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसको डिस्कस कर रहे हैं और ये लगभग ख़त्म होने वाला है। और इस चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक का नाम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी जो सेल्स हैं, हम 2 सेल को लेंगे, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे और फिर देखेंगे कि जो उसका इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो कितना आता है, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों सेल का मिला करके वो कितना आता है। ये आज हम यहाँ डिराइव करके दिखाएंगे और आपको ये थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी यहाँ पर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सीरीज़ में हमने पढ़ा है कि वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, और सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस भी ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली। जैसे अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, अगर 2 सेल को हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि भाई सीरीज़ में हमने सेल को कंबाइन किया था, उस समय हो क्या रहा था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो दोनों सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, सम के बराबर आ रहा था। मतलब दोनों को जोड़ रहे थे और सीधा सीधा डायरेक्टली जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो देखें थोड़ा सा अलग आएगा। रेजिस्टेंस तो सेम आएगा, लेकिन जो इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो डिफरेंट आएगा। तो बिना टाइम गवाए आज स्टार्ट करते हैं अपना जो ये टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम बिल्कुल देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल का हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हमें 2 सेल बनाना पड़ेगा जिसको हम पैरेलली कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो हम 2 सेल बनाते हैं। यहाँ पर फिगर स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पॉइंट ले लिया है जहाँ से इन दोनों सेल को पैरेलली कनेक्ट करते हुए, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ देते हैं और फिर इस पॉइंट को हम अभी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इतनी। इसके बीच में हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, 2 टर्मिनल हो गए इसके। और इसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहीं बगल में दिखा देते हैं, और इस वाले सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस बगल में दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका सपोज दैट जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो अपना एप्सिलॉन 1 है, इसका सपोज कर लेते हैं कि ये एप्सिलॉन 2 है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं, यहाँ पर जो पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 सपोज कर लेते हैं, दूसरे वाले सेल का R2 सपोज कर लेते हैं। यही बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद पैरेलल कनेक्ट करना है, मतलब क्या, ये जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उसको एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद ये बिल्कुल यहाँ पर भी यही चीज़ होगा। ठीक है ना। अब इस पॉइंट को हम चाहे तो कुछ अलग अलग नाम दे दें। मान लिए कि हम ये पॉइंट ए ले रहे हैं और यहाँ ये पॉइंट है, इसको बी सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, ए और बी सपोज कर ले रहे हैं। अब देखें कि अगर बैटरी में करंट, और इसको क्या करते हैं भाई, पहले तो करंट फ्लो कराएं
क्योंकि ये जो करंट है इन दोनों सेल की वजह से वो तो सिर्फ इसमें बहेगी, ये वाले भी इसमें बहेगी, लेकिन एक कॉमन बैटरी हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, सेल को कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ हमें एक कॉमन करंट यानी कि जो आप कह सकते हो कि जो अपनी टोटल करंट है, ठीक है, पूरे सर्किट में कॉमन करंट बहने लगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पर टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल पाएंगे, ठीक है। और इसकी ज़रूरत है हमें, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं करंट तो अलग अलग होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों इस सेल के अक्रॉस सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, यहाँ इसके अक्रॉस V1 सपोज कर लेते हैं, इसके अक्रॉस मान लिया कि V2 सपोज कर लेते हैं। अब ये सेल के भीतर जो दिखाई दे रहा है ना, जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल का ही है, ठीक है, अलग से नहीं है, ठीक है, इस सेल का ही ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल का दूसरा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा टोटल वो V2 होगा, ठीक है। लेकिन ये संयोग से है क्या? क्योंकि ये जो दोनों सेल्स हैं या फिर दोनों जो रेजिस्टेंसेज हैं इनको भी देख लें, दोनों जो सेल्स हैं उनके नेगेटिव टर्मिनल्स एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं यहाँ पर। इससे ये फ़ायदा है कि भाई दोनों जो सेल्स हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होंगे। मान लिया कि V पोटेंशियल यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब हम जानते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू होगी, और करंट जब फ्लो करेगी तो होगा क्या कि यहाँ पर करंट फ्लो करेगी। हम देखेंगे करंट कैसे फ्लो करेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगी। यहाँ करंट यहाँ आई निकली, यहाँ पर भी आई गई और यहाँ पर भी आई है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगी, इस जंक्शन पर आएगी, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसे I1 सपोज कर लेते हैं और यहाँ I2 सपोज कर लेते हैं। अब फिर से ये I1 और I2 यहाँ पर एक साथ हो करके और फिर I बन जाएंगी, ठीक, और यही सर्कुलेट होगी करंट टोटल, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सेल के अक्रॉस, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा अपना करंट, ठीक है। जो करंट होगा दोनों सेल के अक्रॉस, दोनों सेल में जो अलग अलग करंट जाएगी वो अलग अलग करंट मतलब जाएगी ही, और यहाँ पर डिफरेंट करंट होगी, यानी करंट जो होगी वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी भाई, ठीक है। और इसी डिफरेंट करंट को मतलब क्या है, एक I1 करंट जा रही है दूसरे पहले वाले में और दूसरे वाले में I2 करंट जा रही है। तो जो I1 I2 है फाइनली ये मिल करके I ही हो जा रही है, और I करंट क्या है? इस बैटरी की वजह से है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है? V दिया गया है। अब यही V वोल्टेज इस पहले वाले सेल के अक्रॉस भी होगा और दूसरे वाले सेल के अक्रॉस भी होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखते हैं इस V पोटेंशियल को जो कॉमन वाला है, ठीक है, मतलब ये जो V2 है वो भी V है और जो V1 है वो भी V है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए यहाँ पर करते क्या है कि I करंट यहाँ फ्लो करा देते हैं। I करंट जब फ्लो करेगी तो होगा क्या, इस रजिस्टर में कुछ ड्रॉप होगा और उसके बाद ये बैटरी का EMF है। तो फाइनली जो हमारे पास अब इस सर्किट में बात करते हैं, मतलब ये जो I1 करंट है यहाँ पहले वाले सेल के भीतर जा रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, वैसे हम PD की बात करें, PD अक्रॉस बोथ ऑफ द सेल्स क्या है? ये सेम है, PDs आर सेम या इक्वल कहें, ये सेम मिलेंगे, ठीक है। तो V अगर बात करते हैं कि ये पहले वाले सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसकी अगर बात करते हैं तो शुरुआत करेंगे यहाँ से, करंट अपनी कितनी है यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो V का अपना ये गेन हो गया। उसके बाद जैसे ही इसमें जाएंगे, हम इसमें नहीं जा रहे, पहले वाले पर जा रहे हैं, पहले वाले में यहाँ पर गए I1 करंट फ्लो कर रही है और यहाँ इसका EMF कितना है? EMF अपना E1 एप्सिलॉन 1 है। और उसके बाद इस R1 रेजिस्टेंस में जो भले इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन यहाँ पर ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा? V = IR के बराबर होगा, और ये I1 है यहाँ पर, और R1 के R क्या है? वो R1 है, ठीक है। मतलब में I1 और उसके बाद R1, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम I1 की वैल्यू बिल्कुल क्लियरली फाइंड कर सकते हैं। I1 की वैल्यू आएगी कितनी? ये I1 यहाँ से निकालना है, इस पॉइंट को जो एप्सिलॉन 1 है इसको V में से घटाएंगे, मतलब V और माइनस में कितना होगा? ये एप्सिलॉन 1 होगा, अपॉन में क्या लिखेंगे? ये R1 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब दूसरे वाले के अक्रॉस, ये जो दूसरा सेल है उसके अक्रॉस देखेंगे, सेम पोटेंशियल फिर से है, लेकिन इस बार EMF दूसरा है, अलग है, और उसके बाद करंट भी दूसरी है, I2 है, और फिर जो रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी अलग है,
ठीक है। यहाँ से अगर हम I2 पता करना चाहें, अगर ये पता करना चाहें तो I2 बराबर होगा V माइनस में क्या होगा, V माइनस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ थोड़ा देखें कि ये I1 निकालना था तो पहले इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट में लेकर के आते तो एप्सिलॉन 1 माइनस V होता। यहाँ थोड़ा सा अलग है, एप्सिलॉन 1 माइनस में V, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, सिमिलरली I2 बराबर होगा एप्सिलॉन 2 माइनस में V और अपान में R1 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये मिल गया। ये सेम है, I1 I2 हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब ये I1 I2 किसके बराबर है, क्योंकि करंट डिफरेंट थी, अलग अलग करंट आ रही थी दोनों सेल के भीतर में, लेकिन फाइनली ये जो करंट है I1 और I2 ये दोनों मिलकर के I के बराबर होगी, टोटल करंट के बराबर होगी जो इस बैटरी से ड्रॉ हो रही है, ठीक है। अब करना क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, यहाँ पर करंट को बराबर करना है, I बराबर में I1 प्लस I2 कर देना है, बराबर में लिखेंगे। ये वैल्यू जब लिखेंगे एप्सिलॉन 1 माइनस में V अपॉन में R1 करेंगे, प्लस एप्सिलॉन 2 है माइनस में V अपॉन में R2 करेंगे। और यहाँ देखें जब हम R1 यहाँ दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1 है, मतलब R1 से डिवाइड इस एप्सिलॉन 1 में भी होगा और V में भी होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो मतलब एप्सिलॉन 1 अपॉन में R1 माइनस में V अपॉन में R1 प्लस में एप्सिलॉन 2 है अपॉन में R2 है और माइनस V अपॉन R2 है, ठीक है। अब कुछ सेम टाइप के दिखाई दे रहे हैं हमें, ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सेम टाइप के दिखाई दे रहे हैं, बीच में प्लस भी है। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम I बराबर लिखते हैं, ये जो अपना एप्सिलॉन 1 है अपॉन में R1 कर देते हैं और ये एप्सिलॉन 2 जो दिखाई दे रहा है अपॉन में R2 कर देते हैं, एक ब्रैकेट में इन दोनों को बंद कर देते हैं। अब जो बचा है वो बचा है पूरा माइनस में, ठीक है। ये भी पार्ट माइनस में है और ये भी पार्ट माइनस है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं कि जो V है वो कॉमन है दोनों जगह, तो V हम कॉमन लेते हुए और माइनस V कॉमन लेंगे, ठीक है। सिर्फ V नहीं, माइनस V कॉमन लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा। क्लियर है, इतना बचा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ से हमें V निकालना है, अगर V पता चल जाएगा तभी हम क्या करेंगे कि इस पूरे सर्किट में जिसमें ये दोनों अलग अलग सेल्स हैं उस दोनों को रिड्यूस करके हम एक सिंगल सेल रखेंगे इन दोनों की जगह पर और उसे इक्विवेलेंट सेल मानेंगे और फिर उसका जो इक्विवेलेंट EMF होगा या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसको इससे इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो V का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। V की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी ये देख लेते हैं। V की वैल्यू आएगी यहाँ से, V यहाँ से निकालना है हमें। क्या करना होगा, इस I में से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। I में से हमने इसको घटाया, I में से ये जो एप्सिलॉन 1 है अपॉन में R1 है और इसको LCM भी ले लेते हैं। भाई क्या करना है, LCM ले लेते हैं। यहाँ पर LCM लेने के बाद आएगा कितना, इस एप्सिलॉन 1 के साथ R2 मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन 1 R2 और प्लस में एप्सिलॉन 2 और R1 अपॉन में क्या होगा R1 इंटू R2 होगा। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद फिर जो है क्या करना है, ये पहले तो इससे ये नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू जो आती है, ये वैल्यू जो आएगी वो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, I को घटाना पड़ेगा। अब जो V है, V जो आया है V, वहाँ पे क्या करना है, अब V के साथ ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट V के साथ क्या बन जाता है, इसका LCM लेंगे। V के साथ ये जो पूरा पार्ट है इसका LCM ले लेते हैं। R1 R2 नीचे आ जाएगा और ऊपर में क्या आएगा, R1 प्लस R2 आएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। R1 प्लस R2, ठीक है, ये वैल्यू एक साथ कर लेते हैं। और फाइनली हमें क्या करना है, इस राइट वाली साइड में जो भी है उसको R1 प्लस R2 अपान R1 R2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा जगह बनाते हैं क्योंकि जगह बची नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेस बनाते हैं और हमारे पास आया कितना है, V की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में R1 इंटू R2 है। अब इसमें हमने डिवाइड करना है किससे, इससे, ठीक है। तो अपना R2 R1 और R2 लिख लेते हैं क्योंकि प्लस है तो किसी को भी आगे किसी को भी हम बाद में लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या है, R1 R2 है जो यहाँ चला जाएगा R1 इंटू R2, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है, और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये ब्रैकेट में कर दिया। R1 R2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में लगा हुआ है, उसके बाद I है
और I में जब इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इससे, तो नीचे क्या आएगा R1 और प्लस R2 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर R1 इंटू R2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। यहाँ ब्रैकेट ना लगाएं तब भी कोई बात नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, इंटू लगा दें। ठीक है, अब यहाँ जो V आया है वो कितना आया है, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में R1 प्लस में R2 है, और माइनस लगा हुआ है, और I के साथ क्या है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 है। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इसको, अब जो पूरी सर्किट दिखाई दे रही है ना, इसको हम एक ऐसे सर्किट में बदलेंगे जिसमें सिर्फ एक ही सेल को रखेंगे और बाकी दोनों सेल को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, और वो जो सेल रखेंगे वो इक्विवेलेंट सेल होगा, जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, अगर हम इसको रिड्यूस करके एक ऐसा सर्किट बना देते हैं, मतलब यही जो है उसको रिड्यूस करके यहाँ पर क्या करें, सिर्फ एक सिंगल सेल ले लेते हैं और उसी एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो ईएमएफ है उसे E एप्सिलॉन इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, और उसके बाद फिर से वही चीज़ सेम बैटरी से जोड़ भी देते हैं। ठीक है, और सेम बैटरी से जोड़ा, ये V करंट है, V पोटेंशियल है, और यहाँ से I करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है। अब क्या होगा, सिमिलरली हम जानते हैं कि यहाँ से जब शुरू करेंगे तो V बराबर आएगा कितना, एप्सिलॉन आएगा इक्विवेलेंट, और माइनस में I जो करंट है यही फ्लो कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो I के साथ इस R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये अपना पोटेंशियल ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है वो आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें, क्योंकि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसको जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो देखें R ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो जो अपना एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है वो कितना आया है, ये आया है एप्सिलॉन 1 R2 और प्लस में एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन में क्या करना है, R1 प्लस R2 कर देना है। ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आई है अपनी इक्विवेलेंट ईएमएफ की। ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ की ये वैल्यू आ चुकी है। अभी हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम I के बाद इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की है, यानी R इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो आएगा कितना, R1 और उसके बाद इंटू R2 अपॉन में कितना हो गया, R1 और प्लस R2 हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये वैल्यू है। अब ज़रा देखें यहाँ पर ये R इक्विवेलेंट को क्या हम 1 अपॉन, अब इसको क्या करें, इन्वर्स कर देते हैं, इन दोनों साइड यहाँ पर इन्वर्स कर देते हैं। R इक्विवेलेंट यहाँ लिख देते हैं। अब होगा क्या, इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 अपॉन में R1 इंटू R2 हो गया। R1 R2 से जब डिवाइड करेंगे R1 को तो R1 R1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन R2 बचेगा। ठीक है, 1 अपॉन R2 बचेगा, प्लस में जब इसको डिवाइड करेंगे तो R2 कट जाएगा, R1 बचेगा, मतलब 1 अपॉन R1 एक जगह, 1 अपॉन R2 एक जगह। ठीक है, ये वैल्यू बची। तो मतलब क्या है कि ये जो R इक्विवेलेंट है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वो आया कितना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर है। ये बिल्कुल सेम जब हम रेजिस्टेंसेस को, दो रजिस्टर को पैरेलली कंबाइन करते हैं तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, उसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये तो सेम रहा। ठीक है, जैसे हम पैरेलल कंबाइन करते हैं रजिस्टर्स को तो ये तो सेम रहा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल वो जो रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन करते हैं पैरेलल में, जो रिजल्ट आता है बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ पर भी आया है। लेकिन मसला क्या यहाँ पर अलग क्या आया है, ये जो R इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर डिफरेंट आया। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन 1 के साथ R2 मल्टीप्लाई है, एप्सिलॉन 2 के साथ R1 मल्टीप्लाई है, और नीचे में R1 प्लस R2 है, मतलब ये R1 R2 भी इसके अंदर घुसा हुआ है। तो ये था बच्चों, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा सेल का, सेल को हमने पैरेलल कंबाइन करके देखा है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होना चाहिए वो ये वैल्यू आती है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बराबर आई है। बिल्कुल सेम वही वैल्यू आई है कि अगर हम दो रजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो जो वैल्यू आती है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी वही सेम रिजल्ट आया हुआ है, और सीरीज में भी यही आया था रेजिस्टेंस के केस में। लेकिन वहाँ इस समय वहाँ पर क्या हुआ था कि जो ईएमएफ था, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था दोनों सेल का, वो दोनों आपस में जुड़ रहा था। ठीक है, सीरीज में क्या था, इन सीरीज हमने देखा था कि जो ईएमएफ है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, वो क्या था, पहले वाले सेल का ईएमएफ और दूसरे वाले सेल के ईएमएफ के दोनों के सम के बराबर था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो रेजिस्टेंस था वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो R1 प्लस R2 यानी पहले और दूसरे सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं उनके सम के बिल्कुल अलजेब्रिक सम के बराबर था। ठीक है,
और यहाँ पैरेलल में कुछ अलग आया है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं टोटल डिफरेंट एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि दोनों में सेम नहीं हो सकता, दोनों में डिफरेंट आएगा ही। जो ईएमएफ है वो इस तरीके से डिवाइड होगा, इस तरीके से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ईएमएफ आएगा, इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव ईएमएफ आएगा कह सकते हैं आप जो है, या रिजल्टेंट ईएमएफ आएगा ये कह सकते हो। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आर इक्विवेलेंट है बिल्कुल जो रजिस्टर का इक्विवेलेंट आता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, बिल्कुल सेम यहाँ सेल के केस में भी उन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, दोनों को कंबाइन करने के बाद पैरेलल में बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। और ये था पूरा डिस्कशन। हमने क्या किया कि दो सेल को पैरेलल में कंबाइन करके देखा है कि जो इफेक्टिव ईएमएफ होना चाहिए और जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पर, वो क्या कितना आता है। हमने बिल्कुल फार्मूले को बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक से स्टार्ट किया और फार्मूले को डिराइव किया है। और हमें ये पूरा भरोसा है कि आप सबको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक अलग टॉपिक के साथ जिसमें फिजिक्स का एक टॉपिक होगा। और क्लास 12 की फिजिक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ अलग जो क्लासेस हैं, क्लास 11th, क्लास 10th और क्लास 9th, जब भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा फुर्सत मिलती है क्लास 12 से, तो हम उस क्लासेस के भी जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जो भी आसान लगेगा उस पर हम वीडियो क्रिएट करेंगे। और फिर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।